हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है वृष लगन की जन्म कुंडली। पहले घर में लिखा है 2 नंबर, ये वृष राशि है और इसके जो मालिक हैं वह शुक्र ग्रह है जो कि बैठे हैं उच्च राशि में। बहुत ही अच्छी बात है। देखो जी, आपकी काफ़ी ग्रह अच्छे बैठे हैं, लेकिन जो मुझे सबसे नेगेटिव बात क्या लगी है वो यहाँ पे देखो चंद्रमा और राहु लगे हैं, क्योंकि दोनों ही 7वें घर में नीच के बैठे। ये है 7वां घर जो आपके विवाह का है और दोनों यहाँ पे नीच के बैठे। यहाँ पे देखो 8 नंबर लिखा है, ये वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि चंद्रमा की भी नीच राशि है और राहु की भी नीच राशि है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको विवाह का सुख नहीं मिल पाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो आपकी ये आपके विवाह के घर में बैठे, खाली अगर राहु ही यहाँ पे बैठा हो तो विवाह का सुख नहीं मिलता। यहाँ पे तो देखो चंद्रमा भी नीच का बैठा है। तो कहने का मतलब देखो, आपको विवाह संबंधी क्या परेशानियाँ आएंगी, जहाँ तो कई बार विवाह होता ही नहीं। अगर हो भी गया तो यहाँ पे देखो, क्योंकि राहु बैठा है नीच का, चंद्रमा नीच का बैठा है, जहाँ तो आपके 2-3 विवाह कराएंगे। मतलब विवाह संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, वो जो आपको बताता हूँ कैसे बचना है, क्या आएंगी। गुरु अच्छा है, शनि अपने घर में बैठा है, शिष्य लगे बैठा है, ये भी अच्छा है। बुध भी अच्छा है, योग कारक है। शुक्र उच्च का बैठा है। कुंडली बहुत अच्छी है आपकी। सिर्फ जो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो आपको कुंडली में नेगेटिव बात है सिर्फ यही है, जो राहु और चंद्रमा। और अगर आपकी देखो, अगर नवाश कुंडली देखें, क्योंकि बारीकी से देखने के लिए नवाश कुंडली देखनी पड़ती है, उसमें भी देखो 7वें घर में आपके राहु बैठा है और मंगल बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है कि आपको विवाह का सुख नहीं मिल पाएगा। बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी विवाह को लेके। तो कैसे बचना है वो आपको मैं बताऊंगा। तो आपको देखो, कुंडली का फलादेश करने से पहले थोड़ी सी आपको मैं बेसिक जानकारी दे देता हूँ, ताकि आपको भविष्यवाणी समझने में आसानी रहेगी। तो थोड़ी सी ये मतलब बात जो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ, थोड़ी सी ध्यान से सुने और अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठा लें। क्या बैठानी है, देखो जी, यहाँ पे जो मैंने खाने बना रखे हैं, ये खाने क्या है, इन्हें घर कहते हैं हम, घर बा भी कहते हैं। और यहाँ पे केतु लिखा है, ये पहला घर है। यहाँ पे 2 नंबर जरूर लिखा है, लेकिन ये दूसरा घर नहीं, ये पहला घर है। यहाँ पे जैसे 1 नंबर लिखा है, ये पहला घर नहीं, ये राशियाँ हैं। पहले आप इन राशियों को मत देखो, पहले अपने मन में ये बैठाओ कि ये पहला घर है, ये दूसरा घर है जहाँ पे मंगल लिखा है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, 5वां घर है, छठा घर है, 7वां घर है, 8वां, 9वां घर है, 10वां घर है, 11वां और 12वां। और जो पहला घर है, देखो जो भी 12 घर है आपकी किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि पहला घर ये आपका शरीर है, ये आपके शरीर के बारे में बताएगा, आपके शरीर की सेहत, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी शरीर की बनावट, आपका सर मस्तक, मतलब आपका जो भी शरीर है, पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपके धन की स्थिति देखेंगे। तीसरे घर से आपके छोटे भाई बहन के बारे में। चौथा घर आपकी माता का, मकान का, वाहन का सुख यहाँ से पता करेंगे। 5वां घर आपकी संतान के बारे में पता करेंगे। छठा घर आपके शत्रु रोग कर्जे के बारे में पता करेंगे। और 7वां घर जो है ये आपके विवाह का है। अगर आपके पति का सुख देखना, आपके विवाह का सुख देखना है, मिलेगा या नहीं, तो इस घर से देखेंगे। 8वें घर से आपकी आयु देखेंगे। 9वें भाव से आपका भाग्य देखेंगे। 10वें भाव से आपकी नौकरी व्यापार का सुख देखेंगे। और 11वां घर आपका लाभ का है और 12वां घर खर्च का है। मतलब जो भी 12 घर हैं वो किसी न किसी चीज़ के बारे में हमें बताएंगे। जैसे कि चौथा घर मैंने बोला आपकी माता, मकान, वाहन का है। तो अगर आपकी माता का, मकान का सुख देखना है, मकान वाहन का सुख देखना है, तो इस घर के मालक, यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, मालक कौन है, सूर्य ग्रह, सूर्य से देखेंगे। अगर आपकी संतान का सुख देखना है तो इस घर के, जहाँ यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, 6 नंबर मतलब ये बुध की राशि है, तो आपकी संतान के बारे में बुध से पता करेंगे और यहाँ पे बैठे गुरु से भी पता करेंगे। ऐसे ही अगर आपके पति का सुख दिखना है तो यहाँ पे देखो 8 नंबर लिखा है, इसका मालक है मंगल ग्रह, ये वृश्चिक राशि है, मालक मंगल ग्रह है। तो आपके विवाह का सुख दिखने के लिए मंगल को भी देखेंगे और यहाँ पे बैठे चंद्रमा और राहु से भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राहु ग्रह की ही बात करेंगे, जो कि आपकी कुंडली में, मुझे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, नेगेटिव लगे हैं। तो राहु यहाँ पे क्या करेगा, देखो जी, ऐसी मैंने हजारों कुंडलियाँ देखी हैं और ये बिल्कुल कन्फर्म है। जब भी राहु ग्रह, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है, ये पापी ग्रह है, ये मतलब दानवों की कैटेगरी में आ जाता है। जितने भी 9 ग्रह हैं उनमें से सबसे जो पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है, वो राहु है। और ये शनि ग्रह से भी 4-5 गुना अधिक पापी है। और इसका अपना कोई घर नहीं है। और ये जब भी 7वें घर में बैठ जाता है, ऐसे ही मैंने मैं आपको बता रहा हूँ, हजारों कुंडलियाँ देखी हैं, बंदे को विवाह का सुख नहीं मिलता। विवाह संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानी आती हैं। और आपकी कुंडली में देखो बैठा भी राहु नीच का है 7वें घर में। जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये 7वां घर है आपके विवाह का।
अगर आपके विवाह का सुख देखना है, आपके पति का सुख देखना है, पति का सुख आपको मिलेगा या नहीं, पति कैसा होगा, उसके साथ बनेंगे या नहीं, तो हम इस घर को देखेंगे, सातवें घर को। और सातवें घर का जो मालक है मंगल से भी देखेंगे, वो बाद में बात करते हैं। और यहाँ पे बैठे चंद्रमा और राहु से भी देखेंगे। वैसे ज़्यादा रोल चंद्रमा राहु का है, क्योंकि ये तो यहाँ पे बैठ ही गए हैं और इस घर का मालक कहीं दूसरी जगह बैठा है, उसका ज़्यादा रोल नहीं होगा, ज़्यादा रोल इन ग्रहों का होगा। और आपको मैं बता रहा हूँ राहु यहाँ पे क्या करेगा, बैठा भी देखो, अगर वैसे ही बैठ जाए तो वैसे ही दिक्कतें आती है। यहाँ पे तो बैठा भी नीच का है, देखो वृश्चिक राशि या नीच का बैठा है, तो ये राहु क्या करेगा, इस घर की हानि करेगा, इस घर का नुकसान करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताता हूँ, एक रूम है, मान लो एक घर है, घर में कोई उस घर का जो शत्रु है वो शत्रु आ जाए, आके वहाँ पे बैठ जाए, तो वो क्या करेगा, उस घर का नुकसान करेगा। वो टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, मतलब उस घर का नुकसान करेगा। तो राहु और चंद्रमा दोनों इस शत्रु राशि, ये नीच राशि में बैठे हैं, इसकी दोनों की नीच राशि है, दोनों इस घर की हानि करेंगे बहुत ज़्यादा, आपको विवाह का सुख नहीं मिलने देंगे। और ये दिल्ली की इनकम का भी घर है, दिल्ली की इनकम संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, साझेदारी के कामों को भी यहाँ से देखा जाता है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं, उसमें भी आपको बेनिफिट नहीं रहेगा। और ये आपको मतलब थोड़ा सा यहाँ पे गुप्त रोग भी दे सकते हैं, मधुमेह, प्रमेह या कोई दूसरा रोग दे सकते हैं। और आपका जो जीवन साथी होगा वो चरित्रहीन होगा, लंपट होगा, चरित्रहीन होगा। आपके अलावा उसके भी एक्स्ट्रा फेयर हो सकते हैं। और आपके भी यहाँ पे देखो चरित्रहीन के भी काफ़ी योग मर रहे हैं। थोड़ा सा आपको भी मतलब ये गलत बनाएंगे, खुद व्यभिचारी योग बना हुआ है यहाँ पे। तो देखो जी, राहु मतलब आपको विवाह के अलावा भी काफ़ी परेशानी देगा, दिल्ली की इनकम संबंधी परेशानी, आपको गुप्त रोग दे सकता है। तो इसके अलावा देखो इसकी दृष्टियां हैं, इस घर के अलावा ये यहाँ पे देखेगा, पांचवी दृष्टि घर के ऊपर पड़ेगी तो लाभ में कमी करेगा, लगन को देखेगा आपकी सेहत को खराब करेगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। तीसरे घर को देखेगा, फजूल की मेहनत करवाएगा, फजूल की यात्राएं करवाएगा, जातक ब्राह्मणशील होगा, कामुक होगा। तो मतलब बहुत ज़रा आपको परेशानी आएंगी, खासतौर पर विवाह संबंधी परेशानी जरूर आएंगी। देखो विवाह संबंधी परेशानियाँ किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, जो आपको मैं पहले बोल चुका हूँ। जहाँ तो आपका विवाह होने नहीं देगा, अगर हो भी गया, विवाह हो भी गया तो 2-3 तलाक करा सकता है, या आपका अन्य जाति की लड़के से विवाह करा सकता है। मतलब विवाह संबंधी, विवाह हो भी गया तो आपको विवाह का सुख नहीं मिलेगा, आपका पति मतलब उसके साथ नहीं बनेंगे, पति संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी लाइफ को लेके। तो उसका कारण क्या होगा, बड़ा कारण राहु है, दूसरा कारण चंद्रमा है। तो इनसे कैसे बचना है वो भी आपको बता देता हूँ। पहले चंद्रमा की बात कर लेते हैं। और चंद्रमा भी यहाँ पे देखो नीच का बैठा है, राहु की तो बात कर ली। चंद्रमा क्या करेगा यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, ये इस घर का मालिक है। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, उद्यम का, मेहनत का, साहस का। तो देखो जी, एक तो चंद्रमा वैसे ही नीच का बैठा है और साथ में राहु बैठ गया, तो यहाँ पे ग्रहण योग बना हुआ है, चांद ग्रहण योग, यानी कि आपका जो जन्म है वो चांद ग्रहण के दिन होगा। जिस दिन चांद ग्रहण होता है उस दिन आपका जन्म होगा। और इसकी वजह से चंद्रमा भी यहाँ पे एक तो वैसे ही नीच का बैठा, दूसरा राहु से पीड़ित है, तो चंद्रमा आपका बिल्कुल खराब बैठा है। तीसरे घर का मालिक है छोटे भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों के सुख में कमी आएगी। साथ में घर में बैठा है तो पति संबंधी परेशानियाँ, पति के सुख में कमी, विवाह के सुख में कमी। चंद्रमा माता का कारक है तो माता के सुख में कमी आएगी। मकान, इसके अलावा मन का कारक है, जहाँ तक मानसिक चिंता ज़्यादा करेगा, मानसिक परेशानी जरूर आएंगी। और देखो जी, चंद्रमा से रिलेटेड आपको कोई रोग भी हो सकता है, जैसे कि फेफड़े, बाई आँख, नींद कम आना, अस्थमा, पानी की कमी, किडनी, कफ रोग जो खांसी का रोग होता है, या नाक से संबंधित कोई समस्या, या पीलिया, या पीरियड में देखो आपको पीरियड में भी समस्या आ सकती है, जो मासिक धर्म होते हैं। इसके अलावा चंद्रमा मान्य का कारक मानसिक रोग हो सकते हैं, सर्दी जुकाम जल्दी लगना, घबराहट आना, इनमें से कोई ना कोई रोग आपको परेशान जरूर करेगा। ज़्यादा परेशान कब करेगा, चंद्रमा की जब भी आपके ऊपर महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी। क्योंकि देखो जी, हमारी लाइफ में जो सबसे बड़ा असर है वह उस ग्रह का होता है जिसकी हमारे ऊपर महादशा है। जैसे कि देखो अभी आपके ऊपर जो बड़ी महादशा है वो शुक्र की है, जो कि 2009 से चल रही है, 2029 तक चलेगी। देखो जी, शुक्र की महादशा सबसे बड़ी है क्योंकि ये 20 साल की है। तो आपकी लाइफ में जो अभी 80% असर है वो शुक्र का है, जिसकी वजह से शुक्र तो आपका मतलब फिलहाल अच्छे फल ही देगा, क्योंकि उच्च का बैठा है, लग्नेश है, ये तो आपको बिल्कुल 100% अच्छे फल देगा। और गुरु की चल रही है अंतरदशा,
ये भी आपको अच्छे फल देगी। ऐसे ही जब मतलब चंद्रमा की आएगी आपके ऊपर महादशा अंतरदशा, ये आपको विवाह के अलावा भी वैसे भी आपको जो रोग मैंने बताए इनमें से कोई ना कोई रोग आपको परेशान कर सकता है। जहाँ राहु की दशा में आपको कोई ना कोई रोग परेशान करेगा, गुप्त रोग हो सकते हैं, मधुमेह, परमेह रोग। तो अब सवाल है कि इनके बुरे फलों से भाई बचना कैसे है, क्योंकि बुरे फल तो आपको मैंने बता दिए कि ये आपको बुरे फल देंगे। क्योंकि राहु भी देखो नवांश कुंडली में भी देखो नीच का बैठा है, नीच का नहीं वैसे साथ में घर में बैठा है राहु भी, और साथ में मंगल बैठा है। तो अब सवाल है कि बुरे फलों से कैसे बचना है, वो उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल के रूप में एक चीज़ बता देता हूँ। वो क्या है, देखो यहाँ पे सभी ग्रहों के पीछे मैंने एक नंबर लिखा है। गुरु के पीछे 20 नंबर, राहु के पीछे 24 नंबर, चंद्रमा के पीछे 22 नंबर, बुध के पीछे 19 नंबर। ये नंबर क्या है भाई, ये इनकी पावर है, इनकी इन्हें हम डिग्री कहते हैं। कि कोई भी ग्रह मतलब, क्योंकि देखो जैसे कि इंसान होता है, वो बच्चा भी होता है, जवान होता है, बुजुर्ग होता है, ऐसी ग्रह की अवस्था होती है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो वहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठा है या जवान है या बुजुर्ग के रूप में बैठा है। तभी हम सही फलादेश कर पाएंगे कि वो आपको कितनी मात्रा में अच्छे बुरे जो भी फल देगा कितनी मात्रा में देगा। वो आपको मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। अगर किसी ग्रह के पीछे देखो जी 0 नंबर लिखा है, तो वो समझ लो कि आपका बिल्कुल बलहीन बैठा है, जो भी आपको अच्छे या बुरे फल देगा 5% मात्रा में। अगर किसी ग्रह के पीछे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिखा है, तो वो समझ लो कि वहाँ पे बच्चे के रूप में बैठा है, और वो जो भी आपको अच्छे या बुरे फल देगा 10 से लेकर 20% मात्रा के हिसाब से। ऐसे ही अगर कोई ग्रह 27 डिग्री, 28 डिग्री या 29 डिग्री का बैठा है, तो वो समझ लो कि वहाँ पे एक बुजुर्ग रूप में बैठा, मतलब बुजुर्ग इंसान के रूप में बैठा, जैसे एक 80-90 साल का बुजुर्ग होता है उस अवस्था में बैठा है। वो भी जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। लेकिन अगर कोई ग्रह 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, तो वो पूरा जवान होगा, और जो भी आपको अच्छे या बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। तो चंद्रमा 22 डिग्री का बैठा थोड़ा सा जवान है, बुरे फल देगा पूरी अधिक मात्रा में। राहु 24 डिग्री का, ये भी थोड़ा सा मतलब बुजुर्ग अवस्था में, इतना भी बुजुर्ग नहीं। तो अब क्या करना है, इनकी जो डिग्री है उन्हें हमने जीरो करना है। देखो राहु की जो 24 डिग्री है इसे भी हमने माइनस करना है, जीरो करना है। 22 इसकी डिग्री 22, मतलब इनका जो बल है इस बल को हमने कम करना है, मतलब इनका बल जीरो करना है। इसे इन्हें बिल्कुल हमने यहाँ पे मृत अवस्था में करना है, ताकि इनके बुरे फलों में बिल्कुल कमी आए। यानी कि यहाँ पे चंद्रमा देखो आपको 100% बुरे फल दे रहा है, राहु भी आपको 70-80% बुरे फल दे रहा है। तो इनके बुरे फलों को हमने सिर्फ 1% करना है, मतलब 1 से भी कम करना है, जीरो करना है। मतलब बिल्कुल अगर आपको बुरे फल देंगे जरूर कम मात्रा में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राहु का भी आपको रेगुलर मंत्र जाप करना पड़ेगा। एक बार इसके पहले मंत्रों को सिद्ध करें, फिर उसके बाद रेगुलर मंत्र जाप करें, और चंद्रमा के भी मंत्रों को एक बार सिद्ध करके रेगुलर मंत्र जाप करना है। तब जाके आपको इनके बुरे फलों में कमी आएगी, और तब जाके आपको विवाह का सुख मिलेगा। राहु का तो लाइफ टाइम अपने मंत्र जाप करते रहना है, और चंद्रमा का भी लाइफ टाइम करते रहना है। राहु का रात के समय, चंद्रमा का दिन के समय। राहु का मंत्र है ओम राम राहवे नमः, चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सुमाय नमः। चंद्रमा के लिए शिवलिंग पर जल भी चढ़ाएं, शिव जी के मंदिर भी जाते रहें, रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, दान करते समय ओम सोम सुमाय नमः, ज़्यादा नहीं तो रोजाना सफ़ेद जो चीनी होती है चीनी का दान किया करें चींटियों को सुबह के टाइम। और डालते समय अपने मन में ओम सोम समाय नमः मंत्र का जाप करना है। रात के समय शाम के समय राहु के लिए आप सतनाजे का दान करें, जो 7 प्रकार के अनाज मिल के बनता है। और दान करते समय अपने मन में ओम राम राहवे नमः मंत्र का जाप करना है। सतनाजा अपने पंछियों को, चींटियों को और मछलियों को खिलाना है। इसकी वजह से क्या होगा, राहु के बुरे फलों में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। क्योंकि देखो आपको मैं पहले बोल चुका हूँ कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन जो नेगेटिव बस मुझे यही लगे हैं कि आपको विवाह संबंधी परेशानियाँ दिक्कत देंगे। तो ये रही बात इनकी। बात कर लेते हैं केतु की। केतु भी देखो नीच का बैठा है लगन में, तो लगन संबंधी आपको खराब फल देगा। खराब फल क्या देगा, लगन पहला घर है, मतलब पहला घर आपको मैं पहले क्या बताया था कि पहला घर आपका शरीर है, जैसे कि 7वां घर आपके पति का है, पहला घर आपका है। ये आपका शरीर है, आपका शरीर की बनावट है, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य। तो केतु देखो यहाँ पे आपके लगन में बैठा, आपके शरीर के ऊपर बैठा है, तो क्या करेगा, आपकी सेहत को खराब करेगा, सेहत संबंधी परेशानियाँ देता रहेगा, मानसिक चिंता ज़्यादा देगा, टेंशन, डिप्रेशन, फिजूल की मेहनत करवाएगा, किसी भी काम में सफलता नहीं मिलेगी, जीवन संघर्ष में ही होगा, जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा।
पाँचवें घर को देखेगा संतान संबंधी परेशानियाँ, सातवें घर को देखेगा विवाह संबंधी परेशानियाँ, नवम भाव को देखेगा भाग्य संबंधी परेशानियाँ। तो इसका भी क्योंकि दो देखो राहु पापी है तो केतु भी पापी, दोनों पापी, लेकिन केतु इतना पापी नहीं जितना राहु है, राहु ज़्यादा है। फिर भी हमने केतु की भी डिग्री को जीरो करना है। इसके लिए भी आप रोजाना शाम के समय कुत्ते को रोटी डाल दिया करें। अगर हो सके तो केतु का भी एक माला मंत्र यहाँ पर लाइफ टाइम करते रहें, ओम केम केतवे नमः कर लिया करें। राहु केतु का दोनों का लाइफ टाइम करें, क्योंकि केतु भी साथ में घर को देख रहा है, विवाह संबंधी परेशानी ये भी देगा आपको। देखो जी, बात करते हैं आगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा, 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा, थोड़े से खराब फल जरूर देगा। तो क्या देगा वो आपको बता दें। देखो ये बैठा है यहाँ पे, ये है पाँचवा घर, 6 नंबर जरूर लिखा, लेकिन ये पाँचवा घर है। जो आपको मैंने पहले बताया कि पाँचवा घर आपकी संतान का है, आपके बच्चों का है। यानी कि अगर आपकी हमने संतान का सुख देखना है, आपकी संतान कैसी होगी उसका सुख देखना है, तो इस घर से देखेंगे। और ये आपकी पढ़ाई का भी घर है, आपकी बुद्धि का भी घर है। तो ये चीज़ें हम इस घर के मालक बुध से भी देखेंगे और यहाँ पे बैठे गुरु से भी देखेंगे। तो गुरु देखो बुध के घर में बैठा है और पाँचवें घर का कारक है, जिसकी वजह से गुरु यहाँ पे आपको, और वैसे भी इस कुंडली में देखो वैसे मार्केश है, यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, 12 नंबर लिखा है, दोनों घर जो हैं गुरु के हैं। मार्केश होने के कारण थोड़ी सी खराब फल जरूर देगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि बुध के घर में बैठा है। तो बुध इसका सम है, ना मित्र है ना शत्रु है। तो गुरु यहाँ पे क्या करेगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा आपको। वैसे पुत्र के योग जरूर बनेंगे, पुत्र संतान होने के भी योग हैं। जातक काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, अपनी बुद्धि चितराई से धन कमाने वाला होगा। क्योंकि देखो गुरु यहाँ से बैठ के लाभ के घर को देखेगा, धन लाभ के लिए अच्छा है। गुरु की दशा में धन लाभ होगा, धन कमाने के साधन बढ़ेंगे। इसके अलावा गुरु यहाँ पे पाँचवें, अगर पाँचवीं दृष्टि से नवम भाव को देखेगा, शनि यहाँ पे बैठा है। वैसे गुरु की ये नीच राशि, लेकिन शनि बैठा है। थोड़ा सा आपको कई बार होता है कि जातक नास्तिक भी होता है, धर्म को नहीं मानता, कई बार धर्म को मानता भी। ये डिपेंड करता है कि दशा किसकी आ रही है। वैसे लगन को देखेगा, केतु के बुरे फलों को कम जरूर करेगा, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। जातक विद्वान होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा, समाज सेवा का काम अधिक रुचि लेगा। थोड़ा सा केतु देखो संतान संबंधी कुछ परेशानी जरूर आएंगी, क्योंकि केतु के ऊपर देखो शुक्र की दृष्टि है, और शुक्र की ये नीच राशि है, और मंगल की भी इसके ऊपर दृष्टि है। वैसे फिर भी आपको संतान के लिए अच्छा है, क्योंकि इस घर का जो मालक है बुध, वो अच्छा बैठा है। तो गुरु कहने का मतलब आपको संतान के मामले में अच्छे फल ही देगा। पुत्र के जो जरूर बनेंगे, आपके पुत्र संतान जरूर होगी। इसके अलावा पढ़ाई के लिए भी अच्छा है, जहाँ तक काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, तेज दिमाग वाला होगा। तो गुरु की दशा अच्छी रहेगी आपके ऊपर। बात करते हैं शनि ग्रह की। देखो शनि आपको बिल्कुल ही अच्छे फल देगा, लेकिन अच्छे फलों में कमी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि शनि अस्त बैठा है यहाँ पे। अस्त मतलब क्योंकि साथ में देखो सूर्य ग्रह बैठा है। सूर्य 2 डिग्री का है, शनि 27 डिग्री का। दोनों में जो आपस में फासला है ये 5-6 डिग्री का फासला है, जिसकी वजह से शनि अस्त बैठा है। अस्त होने की वजह से शनि यहाँ पे जो भी अच्छे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, और शनि ने आपको बहुत ही अच्छे फल देने हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे अपने खुद के घर में बैठा है। यहाँ पे जो 10 नंबर लिखा है ये शनि का खुद का घर है, और अपने खुद के ही घर में बैठा है। और यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, ये भी घर शनि का है। दोनों जो घर हैं शनि के हैं। ये 11 नंबर ये 10 भाव है। जो आपकी नौकरी का, व्यापार का, कारोबार का अगर सुख देखना है तो शनि से देखेंगे। पिता का सुख देखना है शनि से देखेंगे। मान प्रतिष्ठा शनि से। और ये जो 10 नंबर लिखा है ये नवम भाव है, जो आपके भाग्य का है। अगर आपका भाग्य देखना है तो शनि से देखेंगे। धर्म देखना है, तीर्थ यात्रा देखनी है, विदेश यात्रा देखनी, शनि से देखेंगे। शनि ने मतलब अपने घर में बैठा है, शश योग लेकर बैठा, बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छे फल देगा, खराब फल तो देगा नहीं। लेकिन नेगेटिव बात क्या है? अस्त बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है। इसे जीवित करें। जीवित करने के 2 उपाय हैं। एक तो आप इसका रत्न धारण करें, शनि का नीलम रत्न धारण करें। दूसरा इसका मंत्र जाप करें, दोनों करें। रत्न इसका फिलहाल जरूर धारण करें। तो शनि यहाँ पे बहुत ही अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा वो आपको मैं बता देता हूँ। तो देखो जी, भाग्य का मालक शनि भाग्य घर में बैठा है, जिसकी वजह से जातक बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगा, परम भाग्यशाली होगा। जातक का कदम कदम पर भाग्य जातक का साथ देगा, क्योंकि यहाँ पे पद्म सिंहासन योग बना है। इसके अलावा 10वें भाव का भी स्वामी है, तो आपको नौकरी व्यापार का भी सुख अच्छा मिलेगा। देखो आपकी काफ़ी मात्रा में सरकारी नौकरी के भी योग हैं। ऐसा जातक किस्मत वाला होगा, दान धर्म को भी मानने वाला होगा, क्योंकि ये धर्म का घर है। तीर्थ यात्रा भी करेगा। विदेश यात्रा के भी काफ़ी योग है आपके, क्योंकि ये नवम भाव विदेश का है, तो विदेश में जाने के भी काफ़ी योग हैं।
जातक का पिता लंबी उम्र वाला होगा, क्योंकि ये पिता के घर में बैठा है, पिता का सुख आपको अच्छा मिलेगा। तो पिता की सपोर्ट अच्छी मिलेगी, पिता की संपत्ति मिलेगी। तो शनि की दशा बहुत ही अच्छी जाएगी देखो। तो शनि की वजह से आपको जातक भाग्यशाली होगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, नौकरी व्यापार का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। छठे घर को देख के जातक शत्रु रोग कर्ज से बचा रहेगा। शनि की दशा बहुत अच्छी जाएगी, तो जातक सुंदर होगा। इसके अलावा लेकिन नेगेटिव बात वही है कि ये मृत बैठा है। देखो जी, ये आपको इसके जो अभी अच्छे फल मैंने बताए हैं वो कम मात्रा में मिलेंगे। अगर आप पूरे 100% अच्छे फल चाहते हैं तो इसका रत्न नीलम धारण जरूर करें। जो कि आपने नहीं धारण कर रखा है उसे जरूर करें। कितने रत्ती का धारण करना आपको मैं वीडियो के आखिर में बता देता हूँ। तो देखो जी, भाग्य ही आपका अस्त बैठा है तो भाग्योदय कैसे होगा आपका, इसलिए भाग्योदय के लिए इसका नीलम रत्न धारण जरूर करें। चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो सूर्य और बुध की बात कर लेते हैं। बुध तो आपको यहाँ पे बिल्कुल 100% अच्छे फल देगा, क्योंकि ये बुध इस कुंडली में अति योकर ग्रह है, मित्र ग्रह में बैठा। वो आपको बाद में बताता हूँ, पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। देखो सूर्य यहाँ पे 100 में से आपको 70% अच्छे फल देगा, खराब फल भी जरूर देगा। क्योंकि सूर्य यहाँ पे देखो 5 नंबर लिखा है, ये इस घर का मालिक है, चौथे घर का मालिक है। चौथा घर आपकी माता का, आपके मकान का, आपके वाहन का, आपकी भूमि का, आपकी जमीन जायदाद का है। और इस घर का इसका अगर सुख देखना है तो इस घर के मालिक सूर्य से देखेंगे। और सूर्य यहाँ पे बैठा है, 11 नंबर लिखा है, ये शनि की राशि और शनि सूर्य का शत्रु है। थोड़ा सा सूर्य यहाँ पे शत्रु घर में बैठा है, इसकी वजह से थोड़ा सा इस घर का नुकसान करेगा। लेकिन सातवीं दृष्टि अपने घर के ऊपर पड़ रही है तो इस घर संबंधी आपको अच्छे फल मिलेंगे। अच्छे फल क्या मिलेंगे? माता का सुख अच्छा, मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा आपको। मतलब आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद सभी सुख आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि सूर्य अपने घर को देख रहा है। लेकिन इस घर संबंधी थोड़े से खराब फल जरूर मिलेंगे। नौकरी व्यापार संबंधी कुछ परेशानियाँ, पिता संबंधी परेशानियाँ, मान प्रतिष्ठा में कमी थोड़ी सी जरूर आएगी। तो वैसे साथ में बुध बैठा है, बुध दित्य योग भी बना हुआ है यहाँ पे। जहाँ तक धनवान जरूर होगा, तो खुद का मकान होगा, खुद का वाहन होगा। मतलब बुध बुध की बात कर लेते हैं। देखो जी, बुध क्यों अच्छे फल देगा? क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर लिखा है और 3 नंबर लिखा है, दोनों जो घर है बुध के हैं। और बुध इस कुंडली में अति योग कारक है। सूर्य वैसे थोड़ा सा मार्किश है, लेकिन बुध योग कारक है। और ये दोनों जो घर हैं बुध के हैं, और बैठा भी शनि के घर में है, शनि इसका मित्र है। और बैठा भी सूर्य ग्रह के साथ है, वो भी इसका मित्र है। और बैठा भी 19 डिग्री का पूरा जवान है। सूर्य थोड़ा सा बच्चे के रूप में बैठा है, लेकिन बुध जवान बैठा है। तो बुध यहाँ पे बिल्कुल ही अच्छे फल देगा। और बुध देखो जी, इन दोनों घरों का मालिक है। ये 3 नंबर है, दूसरा घर जो कि आपके धन का है, आपके परिवार का, आपकी वाणी का। 6 नंबर है, 5वां घर आपकी संतान का, पढ़ाई का, बुद्धि का। दोनों घरों संबंधी आपको अच्छे फल मिलेंगे। और ये 10वां भाव है आपकी नौकरी का, व्यापार का, कारोबार का। मतलब जो भी आप नौकरी का व्यापार करेंगे, कारोबार करेंगे, उसका सुख यहाँ से देखेंगे। तो बुध की दशा बहुत अच्छी जाएगी। धन का सुख अच्छा मिलेगा, जाते काफ़ी धनी होगा। परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी होगी। 5वें घर का मालिक का, संतान का सुख अच्छा। इसके अलावा जहाँ तक बुद्धिमान होगा, अच्छे मित्रों से युक्त होगा, पिता का सुख अच्छा, माता पिता का भक्त होगा, भूमि मकान वाहन आदि। क्योंकि चौथे घर को भी देखेगा, तो चौथा घर मित्र का है, तो माता मकान वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद का सुख आपको अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ जैसे जैसे मैंने बोला था कि सरकारी नौकरी के भी काफ़ी योग हैं आपके। चलिए ये आगे बात करते हैं यहाँ पे शुक्र ग्रह की। देखो जी, शुक्र आपका इसकी जो दशा चल रही है ये तो बहुत अच्छी जाएगी आपके ऊपर, क्योंकि शुक्र यहाँ पे उच्च का बैठा है। यहाँ पे देखो 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है जो कि शुक्र की उच्च राशि है। और शुक्र के ऊपर देखो गुरु की भी दृष्टि है, क्योंकि ये गुरु का घर है और गुरु अपने घर को देख रहा है, जिसकी वजह से शुक्र के अच्छे फलों में बढ़ोतरी होगी। तो शुक्र बैठा हुआ 16 डिग्री का पूरा जवान है और इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह है। तो ये क्योंकि आपके ऊपर 80% जो असर शुक्र ग्रह है, तो ये बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में बैठा है। तो यहाँ पे शुक्र आपको बहुत अच्छे फल देगा, लाभ होगा। अगर आप शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे कि शुक्र फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है, आप फिल्म इंडस्ट्री से कोई जुड़ा काम कर सकते हैं, या मीडिया से रिलेटेड कोई जुड़ा काम कर सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा काम जैसे कि चित्रकारी, अभिनेता, सिनेमा, संगीतकार, गीतकार, डांसर। इसके अलावा कंप्यूटर का काम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का काम हो गया, वाहन का काम होगा क्योंकि शुक्र वाहन का कारक है, ज्वेलरी का काम हो गया, डेयरी फार्म का काम हो गया, दूध मक्खन घी मिठाई जैसे काम हो गए, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गए, फैंसी स्टोर हो गए, डेकोरेशन के काम हो गए, फैशन डिजाइनिंग,
इसके अलावा रेडीमेड सामान हो गए, फर्नीचर के काम हो गए, इनमें से आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि अभी आपके ऊपर इसका ज़्यादा असर है। तो शुक्र से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है। तो शुक्र आपका पहले घर का मालिक है, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, सेहत के लिए अच्छा है। जहाँ तक सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा, क्योंकि पहले घर का मालिक है, पहला घर आपका शरीर है और ये छठे घर का भी मालिक है। तो देखो जी, जो आपके ऊपर शुक्र की दशा ये तो अच्छी जाएगी। आपके धन कमाने के साधन जो होंगे एक से अधिक होंगे, जहाँ तक, क्योंकि शुक्र सुंदरता कारक है, जहाँ तक काफ़ी सुंदर होगा, बुद्धिमान होगा, क्योंकि पांचवें घर को देख रहा है जो कि बुद्धि का है, पढ़ा लिखा होगा, विद्वान होगा, भूमि मकान वाहन आदि सभी सुखों से युक्त होगा। इसके अलावा तो शुक्र, फिर भी आप शुक्र का मंत्र जरूर करें थोड़ा सा, क्योंकि शुक्र पांचवें घर को देख रहा है जो कि संतान का है, तो संतान संबंधी कुछ परेशानी जरूर आएंगी। तो इसके लिए मतलब शुक्र ग्रह का भी मंत्र आप एक माला जरूर करें, ओम शुम शुक्राय नमः। तो लास्ट में बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल देखो जी, यहाँ पे आपका बुध के घर में बैठा है जो कि इसका शत्रु है। तो मंगल इस कुंडली वैसे भी मार्किश है, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर लिखा ही, जैसे मैंने पहले बोला था कि साथ में अगर आपके विवाह है, अगर उनका सुख, विवाह का सुख दिखना है तो चंद्रमा और राहु से भी देखेंगे, इस घर का जो मालिक है मंगल से भी देखेंगे। और मंगल भी देखो आपका खराब बैठा है, क्योंकि दूसरे घर में बैठा है, बुध के घर में बैठा है और बुध इसका शत्रु है। और मंगल एक यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, ये इस घर का भी मालिक है जो कि खर्च का है, और ये दूसरा घर है आपके धन का। आपके अगर धन का सुख दिखना, आपके परिवार का सुख दिखना, आपकी वाणी देखनी है तो इस घर से देखेंगे। और यहाँ पे मंगल बैठा है, तो मंगल की वजह से आपकी जो वाणी है थोड़ी सी कठोर होगी, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है। तो आपकी वाणी थोड़ी सी मतलब आपको क्रोधी बनाएगा, गुस्सा बहुत आता है ऐसे जातकों को। और यदि बुध के घर में बैठा शत्रु है, धन संबंधी भी आपको परेशानी आएंगी, क्योंकि खर्च उठ के चला गया धन के घर में, तो धन संबंधी परेशानी जरूर आएंगी आपको, धन खर्च होता रहेगा आपका, परिवार के सुख में कमी आएगी। वैसे वो आपकी उम्र को लंबा जरूर करेगा गुरु यहाँ पे मंगल। और विवाह संबंधी भी आपको परेशानी जरूर आएगी, क्योंकि 7वें घर को पहला घर मान के देखें तो ये 8वें घर में बैठा है। तो मंगल का भी मंत्र जरूर करें। शुक्र देखो अभी आपके ऊपर शुक्र की महादशा है, ये शुक्र मतलब अच्छे फल देगा, लेकिन संतान के मामले में खराब फल देगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी नीच राशि है। तो देखो जी, ये था आपकी कुंडली का फलादेश। मतलब जो आपको परेशानियाँ आएंगी वो किस मामले में आएंगी, विवाह संबंधी परेशानियाँ आएंगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है। जो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ ये आपको खुद को भी पता होगा। अगर आ रही हैं परेशानियाँ या अगर अब विवाह नहीं हुआ, तो अभी से आप इन दोनों ग्रहों का मंत्र आप शुरू करें, ताकि आपको बेनिफिट हो, ताकि आपको जो जीवन साथी है अच्छा मिले, जिसके साथ आपकी अच्छी बनेगी। और उसकी मतलब विवाह करने से पहले उसकी एक बार कुंडली मुझसे या किसी विद्वान पंडित से जरूर चेक करवा लें कि उसमें 7वें घर का मालिक कहाँ बैठा है। अगर उसकी 7वें घर का मालिक अच्छा बैठा है तब जाके विवाह का सुख मिलेगा, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से बिल्कुल 100 में से 100% आपको विवाह का सुख नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इनके मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं फिर आपको विवाह का सुख जरूर मिलेगा। राहु और चंद्रमा के मंत्रों को सिद्ध जरूर करें, ये बिल्कुल जरूरी है आपको। दूसरी बात, अगर आपका विवाह हो चुका है तो परेशानियाँ आ रही हैं, फिर आप ये मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। और मंगल ग्रह का भी मंत्र जरूर करें। और शनि ग्रह का जो रत्न है वो आपको मैं बता देता हूँ कितने रत्न का दान करना है आपने। देखो जी, शनि ग्रह का जो रत्न है वो नीलम रत्न होता है। नीलम रत्न आपने 8.25 रत्ती का खरीद लेना है और इसे आपने 5 धातु में जुड़वा लेना। जहाँ तो 5 धातु में या सोने में जुड़वा लेना है, चांदी में बिल्कुल नहीं। और इसे आपने शनिवार के दिन धारण करना है, शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद 7:15 बजे या 8:15 बजे 9:15 बजे। और कृष्ण पक्ष का जो पहला शनिवार आएगा उस दिन इसे धारण करना है। तो इसे आपने अपने लेफ्ट हैंड की जो ये सबसे लंबी फिंगर है इसमें धारण करना है। धारण करने से पहले एक बार इसे रत्नों को कच्चे दूध में गंगा जल में धो लेना है, शनिदेव का एक माला मंत्र करना है, उनसे प्रार्थना करनी है, रत्न धारण कर लेना है। तो देखो जी, आपको समझ आ चुकी है अभी आपने क्या करना है। राहु केतु का दान करना है, चंद्रमा का भी दान करना है, इनके मंत्र भी करने हैं। राहु चंद्रमा केतु के, राहु केतु का रात के समय, चंद्रमा और मंगल का दिन के समय, और शुक्र का भी जरूर करें। बाकी जो भी सवाल है एक बार लिख लेना, फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। फ़ोन करने से पहले एक बार व्हाट्सएप पे जरूर पूछ लें।